Good morning, students. In the last video, we have discussed about the nationalism in India, part 1, in which we have studied how World War impact on Indian society and what are the what were the society after World War. तो किस तरह से जो वर्ल्ड वार है सोसाइटी पे इम्पैक्ट दिया था और उसके बाद हमारे सोसाइटी के कंडीशंस क्या था, व्हाट वाज द कंडीशन आफ्टर द वर्ल्ड वार, उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे कि एपिडेमिक फैल गया था, क्रॉप फेलियर हुआ था और जो सोसाइटी था क्या था, सोसाइटी जो था उसमें से ज़बरदस्ती फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किया गया था विलेजेस से। लेकिन अब इसके बाद का जो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सत्याग्रह। क्या है? वो है सत्याग्रह। तो सबसे पहले हम बात जानते हैं कि सत्याग्रह जो इंडिया में कैसे, उसका आइडिया क्या था सत्याग्रह का और सत्याग्रह से क्या क्या जो घटनाएं घटी उसके बारे में जानेंगे और सत्याग्रह का क्या इम्पैक्ट पड़ा, सत्याग्रह होता क्या है इसके बारे में। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज सत्याग्रह। व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह यदि हिंदी में इसको पार्टिसिपेट करे, अलग अलग करे तो क्या सत्य और आग्रह। सत्य का मतलब ट्रूथ, सत्य का मतलब क्या होता है? ट्रूथ। तो अब जो ट्रूथ के लिए यानी कि जो मूवमेंट एजिटेशन जो है वो विदाउट एनी वायलेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ जो किया जाता है आंदोलन, उसी को बोलते हैं हम लोग सत्याग्रह। क्या होता है सत्याग्रह? तो मेथड है आंदोलन करने का, प्रोटेस्ट करने का, यानी जो एजिटेशन है वो क्या है, उसी का जो एजिटेशन का मेथड है, जो प्रोटेस्ट करने का जो मेथड है वो क्या है? पीसफुली एंड विदाउट वायलेंस, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन वायलेंस। तो क्या है कि प्रोटेस्ट है किस आधार पर किया जाता है? प्रोटेस्ट जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस के आधार पे किया जाता है, यानी कि पीसफुली, शांतिपूर्वक से, बिना कोई वायलेंस किए हुए जो प्रोटेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं सत्याग्रह। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह में हमेशा सत्य की जीत होती है। यदि इनजस्टिसफुल के अगेंस्ट जो है मूवमेंट है, प्रोटेस्ट है, असत्य के अगेंस्ट हमारा आंदोलन चल रहा है तो क्या होगा? वो जरूर एक दिन क्या होगा? स्ट्रगल सक्सेस होगा, जब सच्चाई के रास्ते पे होगा तब। ये महात्मा गांधी का मानना था। ये आइडिया आया कहाँ से था? तो ये आइडिया की बात करते तो जो महात्मा गांधी इससे पहले साउथ अफ्रीका में इंडियंस और जो ब्लैक के अगेंस्ट जो व्हाइट का एक्सप्लॉयटेशन होता था, उसको जो रिप्रेस किया जाता था सोसाइटी में, तो उसके अगेंस्ट जो है व्हाइट के अगेंस्ट ब्लैक के लिए, ब्लैक मेन रूप से इंडियन था, उसके लिए वहाँ ने क्या किया? साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का जो है तरीका अपनाया, तो वो वहाँ पर सक्सेसफुल हुआ। और जनवरी 1915 में गांधी जी कहाँ रिटर्न होकर चले आए? इंडिया। तो जनवरी 1915 में गांधी जी जो थे वो अफ्रीका से रिटर्न होकर के आए थे इंडिया। और इंडिया आने के बाद जो गोपाल कृष्ण गोखले, उनके कहने पर कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने कहा, उनके अनुसार से, उनके कहने के आधार पे वो इंडिया टूर पर निकले। जो किसने निकले? तो इंडिया का जो उस टाइम का जो सोशल और जो पॉलिटिकल कंडीशन था हमारे समाज का, हमारे सोसाइटी का, उस सोसाइटी के कंडीशन को, उस सोसाइटी के जो उस टाइम का कंडीशन था उसको, और जो पॉलिटिकल कंडीशन था उसको देखने के लिए इंडिया टूर पे निकले। और उसी टूर के दौरान क्या हुआ कि इंडिया के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग इलाके में, अलग अलग स्टेट्स में महात्मा गांधी ने टूर किया। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद जब पहुंचे तो सत्याग्रह जो इंडिया में कहाँ कहाँ हुआ? इंडिया में सत्याग्रह हुआ। तो सत्याग्रह इंडिया में कहाँ कहाँ हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सत्याग्रह इंडिया में मेन रूप से 3 जगह पे हुआ। किस जगह पे हुआ? तो जो प्लेस था जिसका सत्याग्रह, जहाँ पे हमारे सोसाइटी को इंडिया में अफेक्ट डाला, और सबसे पहला था कि 1915 में, डेट को कंटिन्यूसली याद रखिएगा कि 1915 में क्या हुए? तो गांधी जी रिटर्न हुए। 1915 में क्या हुए? गांधी जी रिटर्न हुए। और उसके बाद 1950 में गांधी जी रिटर्न हुए। गांधी जी रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका।
अब 1915 के बाद 1916, यदि आप अलग बुक में देखेंगे तो ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये 1917 में मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अदर बुक में 1970, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये जो क्या था, ये था 1916 में, 1916। तो जो सबसे इफेक्ट की बात करते हैं, जो सत्याग्रह का इम्पैक्ट था वो कहाँ कहाँ हुआ था, सबसे पहला बात आता है चंपारण जो बिहार में है, जिसको क्या बोलते हैं, अभी जो चंपारण है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक वेस्ट चंपारण और एक ईस्ट चंपारण। तो सबसे पहली बात आती है चंपारण। तो चंपारण जो बिहार में वहां पर कब आए, 1916 में, 1916 में चंपारण आए। 1917 में कहाँ गए, तो खेदा गुजरात, खेदा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। फिर 1980 में कहाँ हुआ, गुजरात में ही एक और डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद। तो ये 3 हो गया। तो अब क्या होता है, जो चंपारण बिहार में था वहां पे सत्याग्रह किस लिए हुआ था, एक्चुअली यहाँ पर इंडिगो प्लांटेशन होता था। क्या होता था, इंडिगो प्लांटेशन, नील की खेती। इसको नील, इंडिगो क्या है, इंडिगो एक क्रॉप है जिसका यूज मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो इंडस्ट्रीज था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, उसमें इंडिगो का यूज करते थे। क्या करने में, कलर करने में, जैसे कपड़े हैं, क्लॉथ जो क्लॉथ होते थे उसको रंगने में। तो ये नील की खेती की जाती थी, इसको हिंदी में बोलते हैं नील। तो ये जनरली क्या था, डार्क ब्लू कलर का होता था इंडिगो। तो इंडिगो की खेती जो वहां पर ब्रिटिश वाले थे, वो प्लांटर्स जो फार्मर्स थे, पेजेंट्स थे बिहार के, उसको जबरदस्ती फोर्सफुली इंडिगो की कल्टीवेशन करने पे प्रेशर डालते थे, जबरदस्ती करवाते थे। जबकि जो यहाँ के फार्मर्स थे वो ग्रो करना चाहते थे, क्या, वो फूड ग्रेन ग्रो करना चाहते थे। लेकिन जो ब्रिटिश था वो फूड ग्रेन के जगह पे इंडिगो की प्लांटेशंस करवाता था। तो ये जो ऑपरेसिव सिस्टम था, ऑपरेसिव सिस्टम जो था प्लांटेशन एग्रीकल्चर के, तो ये समझ में आ गया। ये ऑपरेसिव सिस्टम क्या था, जबरदस्ती उसको प्रेशर, उसके ऊपर दबाव डाला जाता था, ऑपरेस किया जाता था कि तुमको फूड ग्रेन्स नहीं ग्रो करना है, तुमको क्या करना है, प्लांटेशन जो है इंडिगो की प्लांटेशन एग्रीकल्चर करना है। तो ये जो ऑपरेसिव सिस्टम था ब्रिटिश का, किसके अगेंस्ट, तो इंडियन पेजेंट्स के अगेंस्ट। तो यही पेजेंट्स के अगेंस्ट जो ब्रिटिशर्स ऑपरेसिव सिस्टम था उसके अगेंस्ट क्या किए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में जो पेजेंट्स को सपोर्ट किया। क्लियर हो गया कि सपोर्टेड पेजेंट्स अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जो प्लांटेशन सिस्टम था उसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने पेजेंट्स को सपोर्ट किया। और सत्याग्रह जो पहला इफेक्ट पड़ा था वो पड़ा था कहाँ पे, चंपारण में। उसके बाद इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर दोबारा वो कहाँ गए, इसके बाद दोबारा वो गए खेदा। ये जो खेदा, कहीं जो इसको खेदा बोलते हैं, खेड़ा भी कहा जाता है, कि खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। 1917 में वहां पहुंचे। तो वहां का प्रॉब्लम क्या था कि वहां पर 1917 में एपिडेमिक हुआ था। और एपिडेमिक के जो प्लेग, एपिडेमिक में क्या हुआ था, प्लेग हुआ था। तो एपिडेमिक में प्लेग के कारण और साथ ही साथ क्या हुआ था कि क्रॉप फेलियर हो गया था। अब क्रॉप फेलियर हुआ, क्रॉप फेल कर गया, तो जो टैक्सेशन था, वहां के टैक्सेशन जो पेजेंट्स थे वो पे नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअली जब क्रॉप फेल कर जाएगा, जब क्रॉप फेल कर जाएगा उसके बाद फिर ऊपर से एपिडेमिक है, प्लेग फैला हुआ था, लोग मर रहे थे, तो ऐसे कंडीशन में पेजेंट्स के लिए टैक्स और रेवेन्यू पे करना मुश्किल था। तो जो पेजेंट्स था उसका मांग क्या था कि जो गवर्नमेंट से टैक्सेशन में रिलैक्सन, यानी कि रिलैक्स किया जाए, टैक्सेशन में छोड़ दीजिए। लेकिन टैक्सेशन में रिलैक्सन नहीं मिल पा रहा था, तो रिलैक्सन दिलवाने के लिए पेजेंट्स के साथ महात्मा गांधी ने 1970 में सपोर्ट किया था। किसको, पेजेंट्स को, पेजेंट्स को सपोर्ट किया था 1917 में। जो पेजेंट्स, तो ये पेजेंट्स क्या चाहते थे, पेजेंट्स चाहते थे गवर्नमेंट से रिलैक्सन। किसमें रिलैक्सन, जो टैक्सेशन था, टैक्स में रिलैक्सन चाहते थे गवर्नमेंट से। क्यों चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर क्रॉप फेलियर हुआ था और साथ ही साथ एपिडेमिक भी हुआ था। तो इसमें महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से सपोर्ट किया। क्लियर। अब जो है अगला है वो है अहमदाबाद। तो 70 के बाद जो नेक्स्ट ईयर कहाँ पहुंच गए, अहमदाबाद, गुजरात में। तो गुजरात अहमदाबाद की बात करते हैं तो ऑलरेडी जो है कि जानते हैं आप लोग कि अहमदाबाद जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही फेमस है, उस जमाने में था। और 1859 में वहां पर क्या हुआ था, इंडस्ट्री अहमदाबाद में बनाए जा चुके थे। पहला इंडस्ट्री हुआ था 1859 में। तो उस टाइम तक 1918 तक जो था अहमदाबाद में बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
तो ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनको मजदूरी क्या मिलता था, जो वेज था वो कम मिलता था। तो वहाँ के जो मजदूर थे, वहाँ के जो वर्कर्स थे, मिल वर्कर्स जो थे, वो क्या कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे अपने वेज को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर भी सत्याग्रह का, जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह था उसका इम्पैक्ट पड़ा। और ये सत्याग्रह क्या क्या, कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट किया। किस लिए सपोर्ट किया कि पीसफुली कॉटन मिल वर्कर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो और उसे क्या करो, इंक्रीजिंग वेज की बात करते हैं कि वेज को इंक्रीज करने की डिमांड करो। तो ये ओवरऑल क्या था, ये था सत्याग्रह, जिसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा था, इसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे पड़ा था। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो ये तो हो गया कि 1918 में, तो डेट सीरियल वाइज याद रखना है कि 1915 में क्या हुआ, तो गांधी जी रिटर्न हुए अफ्रीका से इंडिया। 1916 में क्या हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह इन बिहार। 1917 में क्या हुआ, खेदा सत्याग्रह इन गुजरात। 1918 में क्या हुआ, अहमदाबाद सत्याग्रह इन गुजरात। इसके बाद आता है 1919। तो 1919 में क्या हुआ था, तो एक रॉलेट एक्ट पास किया गया था। रॉलेट एक्ट क्या था, जो यहाँ का इंपीरियल काउंसिल था, इस काउंसिल के जो कमेटी के जो वहाँ का प्रेसिडेंट्स थे रॉलेट, तो ये रॉलेट के अनुसार से क्या था कि यहाँ पे लोगों को इन्होंने एक एक्ट पास किया, वो एक्ट पास किया और वही एक्ट बाद में क्या कहलाया, जब पास होने के बाद कहलाया ब्लैक बिल। क्या कहलाया, ब्लैक बिल। तो इस एक्ट के अनुसार से क्या था, तो इस एक्ट के अनुसार से जो भी सत्याग्रह अब क्या हो रहा था, सत्याग्रह का इम्पैक्ट बहुत वाइड स्प्रेड हो चुका था, फैल चुका था। तो इन्होंने क्या किया कि एक एक्ट पास किया 1919 में, एक एक्ट पास किया और इस एक्ट के तहत किसी भी पर्सन को विदाउट एनी ट्रायल उसको 2 साल में जेल में बंद किया जा सकता था। किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को सर्च किया जा सकता था विदाउट एनी वारंट। सिंपली विदाउट, यानी कह सकते हैं कि विदाउट एनी वारंट। जो इसमें क्या था, तो ये रॉलेट एक्ट कब पास हुआ, याद हो गया कि 1919 में, पास इन 1919 में। गवर्नमेंट जो पुलिस था, गवर्नमेंट क्या क्या था कि पुलिस को पावर दे दिया था। तो क्या पावर दे दिया था कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उसको रिप्रेस करने के लिए, जो उभर रहा है उसको दबाना है, कुचलना है। तो जो गवर्नमेंट क्या किया, पावर दे दिया। क्या पावर दे दिया, पुलिस को पावर दे दिया। किस लिए पावर दिया, तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने की पावर दे दिया। किसके तहत, जो ये एक्ट बना था रॉलेट एक्ट, जो पॉलिटिकल। अब क्या था इसमें कि किसी भी, पहला कंडीशन क्या था कि विदाउट एनी सर्च वारंट किसी प्लेस को सर्च कर सकता था, विदाउट एनी वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता था, और विदाउट ट्रायल कोई भी प्रिजनर्स थे, प्रिजनर्स का मतलब क्या हो गया, कैदी जो जेल में बंद थे, तो कोई प्रिजनर्स को विदाउट एनी ट्रायल का मतलब हो गया सुनवाई, जो कोर्ट में सुनवाई होता है जज के द्वारा, विदाउट एनी ट्रायल उसको 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकता था। किसके अनुसार से, तो अकॉर्डिंग टू रॉलेट एक्ट के अनुसार से। उसके बाद क्या हुआ कि इसी टाइम गांधी जी जो थे, गांधी जी क्या कर दिए कि 6 अप्रैल 1919 को, इसी दौरान 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने क्या किया, तो गांधी जी पूरा जो है एक यानी पूरा वर्ल्ड वाइड, सॉरी कंट्री वाइड पे क्या कर दिया कि एक हड़ताल बुला लिया। हड़ताल का मतलब क्या हो गया, नहीं अभी बोलते हैं कि हड़ताल पे है, सब कुछ बंद कर देना। तो एक कंट्री वाइड पूरे देश भर में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को क्या कर दिया, एक हड़ताल बुला लिया। और इसके दौरान क्या हुआ कि पालवल में गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। और गांधी को अरेस्ट करने के बाद जो लोकल लीडर थे अमृतसर में, तो गांधी जी को क्या कर दिया गया था कि पालवल में अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद जो वहां के लोकल लीडर थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, ये 2 लोकल लीडर थे। ये क्या थे, ये 2 लोकल लीडर थे जिसको क्या कर दिया कि अमृतसर से क्या हुआ कि इस लोकल लीडर को उसको पिकअप कर लिया, उसको अरेस्ट कर दिया। अब इसको अरेस्ट करने के बाद क्या हो गया कि लोगों में जो है गुस्सा फूट पड़ा, लोगों में अब क्या हो गया कि जब ये रूमर्स फैला, बाहर पूरा अफवाह फैल गया, रूमर्स फैल गया, ये बातें जब आग की तरह फैल गई देश में कि गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब
10 अप्रैल के बाद गांधी जी को दिल्ली आना बंद कर दिया गया था, उसको अरेस्ट कर दिया गया था। और जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सत्यपाल थे, ये दोनों को अमृतसर में, ये लोकल लीडर थे, इसको अरेस्ट कर दिया गया। और अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि जो लोगों के बीच ये पूरा आग की तरह बात फैल गई और जगह जगह पे लोग क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। तो प्रोटेस्ट अभी तक जो हो रहा था वो पीसफुली हो रहा था, लेकिन क्या हुआ कि पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था और 10 अप्रैल 1919 को पीसफुली प्रोटेस्ट जो हो रहा था वो 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि 10 अप्रैल 1919 को जो पुलिस था वो पुलिस क्या कर दिया कि वो जो शांतिपूर्वक जब पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था उस प्रोटेस्ट पर गोलियां चलवा दिया, फायर करवा दिया। तो अब ये जब क्या कर दिया, जब प्रोसेशन जो था पीसफुली प्रोसेशन जो चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, उस पर क्या कर दिया, फायर्ड अपन, पुलिस फायर्ड अपन, उस पर गोलियां चलवा दिया। इससे क्या हुआ, जब गोलियां चलवा दिया तो इससे प्रॉब्लम हुआ क्या कि लोगों में गुस्सा फूट पड़ा, और लोगों में गुस्सा फूट पड़ा, इसके कारण क्या हुआ कि प्रोवोक कर दिया मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, पूरा वाइड स्प्रेड हो गया, बहुत ज्यादा फैल गया और बैंक्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। जब बैंक्स पे अटैक करना शुरू कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ, जो है कि अब तो क्लियर हो गया कि किस तरह से, मतलब कि अरेस्ट कर लेने के बाद क्या हुआ कि पुलिस जब 10 अप्रैल 1919 को क्या कर दिया, डेट क्लियर कर दिया कि 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने पूरे देश में हड़ताल बुला लिया, पूरे देश में कंट्री वाइड हड़ताल बुला लिया। 10 अप्रैल 6 अप्रैल हुआ और फिर 10 अप्रैल को क्या हुआ कि 10 अप्रैल को पुलिस जो है पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पे आग गोलियां चला दिया। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक वायलेंट हो गया, जो प्रोटेस्ट था वो वायलेंट हो गया और क्या कर दिया, अटैक करने लग गया बैंकों पे। उसके बाद फिर पूरा देश में क्या हो गया, कर्फ्यू लग गया, मतलब पूरा अमृतसर में कर्फ्यू लग गया। इसी दौरान 17 जो अगला टॉपिक पढ़ना है वह क्या है, जालियांवाला बाग मास्कर। तो ये इसके जस्ट 3 दिन के बाद बैसाखी एक पर्व है, वो बैसाखी मनाया जाता है। तो बैसाखी जो है अमृतसर में एक फेमस फेस्टिवल मनाया जा रहा था। इसके आधार पर क्या था कि जो गांव साइड था, यानी कि शहर के बाहर, पूरा जो शहर में था कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन शहर के बाहर जो लोगों को पता नहीं था कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। और शहर से बाहर एक जगह है जालियांवाला, वही जालियांवाला बाग जो हुआ था, वहां पे बहुत सारे लोग जमा हुए थे फेस्टिवल मनाने के लिए। जो बैसाखी था ये किस लिए जमा हुए थे, तो ये लोग जमा हुए थे, लोग यहाँ पे बैसाखी एक फेस्टिवल है, तो जो कि पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो बैसाखी फेस्टिवल मनाने के लिए लोग जमा हुए थे, लोगों को पता नहीं था कि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ये जनरल डायर जो कमांडर था वो क्या कर दिया, जब उसको मालूम चला, तो यहाँ पर 2 नाम आता है, एक नाम आता है जनरल डायर जिसको पूरा नाम था रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ये जो इसकी डेथ हुई थी 24 जुलाई 1927 में। और एक जो था इसका नाम क्या था, एक था लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था इंडिया का। पंजाब में जब जालियांवाला बाग हो रहा था उसके दौरान जो यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था माइकल ओडॉयल। दोनों नाम सेम है। यही कंफ्यूजन में क्या किया था, उधम सिंह ने एक नाम होने का दोनों को मार दिया, एक नाम होने का इसको ही मारा था और इसको भी मारा। तो इसको भी कहाँ मारा था, लंदन में। उधम सिंह एक जो था लड़का था, उस टाइम जालियांवाला बाग देख करके क्या हुआ, ठान लिया था कि बदला लेना है। उसका बदला लेने के लिए चले गए लंदन, और लंदन में जनरल डायर को क्या कर दिया, 24 जुलाई 1927 को 24 जुलाई 1927 को जनरल डायर को मार दिया। और जनरल डायर को मारने के बाद क्या हुआ कि 13 मार्च यानी कि फिर वो वापस जब आए, और उसके बाद दोबारा 1934 में अपने आप को छिपते छिपाते कहाँ चले गए, जनरल लंदन चले गए। और लंदन में जो माइकल ओडायर था, जो उस टाइम क्या था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था ड्यूरिंग जालियांवाला बाग मास्कर। तो इसके दौरान क्या हुआ था कि 13 मार्च 1940 को उधम सिंह, ये जो था उधम सिंह क्या कर दिया, उधम सिंह जो था वो क्या कर दिया, वो मार दिया। किसको मार दिया, 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को। जो नेम का कंफ्यूजन था उसके कारण भी, और देखा किसको था, देखा तो था जनरल डायर को, लेकिन ये एक तो नेम का कंफ्यूजन था दोनों का।
तो इसको भी लंदन में ही मारा। कहाँ पर मारा? लंदन में। और इसी को मारने के जुर्म में उसको फांसी दे दिया गया, हैंग्ड। किसको? उधम सिंह को। उधम सिंह को कब लटका दिया गया था? ये 13 मार्च को मारा था और 31 मार्च 1930 को ये क्या हुआ था? इस दिन उधम सिंह को भी फांसी दे दी गई थी। तो ये तो एक सिंपल बता दीजिए कि अब क्या था कि लोग सब जमा हुए थे। कहाँ जमा हुए थे? तो सभी लोग जमा हुए थे जालियांवाला बाग में। और जब लोगों को, जब जनरल डायर को मालूम चला कि यहाँ पर, उसको लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोटेस्ट की तैयारी चल रही है, तो वो गया और बिना कोई वार्निंग दिए हुए, जो एक वहाँ क्या था, जालियांवाला बाग जो बना हुआ था, एक जाने का जो एंट्रेंस गेट था, एक पतला सा क्या था, पूरा सकरा था, रास्ता था जाने का। तो उस रास्ते में क्या किया, उसको बंद कर दिया और बंद करके जो निहत्थे लोग थे उस पर क्या कर दिया, अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया। तो अब ये गोलियां चलवा दिया, जब फायर ऑन कर दिया गया तो इसमें क्या था कि कई सारे लोग मर गए थे, कई सारे लोग, मतलब कि हजारों लोग मारे गए थे, हजारों लोग घायल हो गए थे। तो ये था जालियांवाला बाग मास्कर, जो कब हुआ था? वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसका करवाने वाला कौन था? तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो था जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर, जिसको उधम सिंह ने गोली मार दिया था 24 जुलाई 1927 को लंदन में। दूसरा नाम आता है माइकल ओडायर। तो ये कौन था? ये क्लियर हो गया कि ये उस टाइम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इसको भी उधम सिंह ने ही मारा था 13 मार्च 1940 को। तो ये सब जो घटनाएं थी जालियांवाला बाग मास्कर, तो बहुत सारी जो हत्या हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसके कारण क्या था, क्या नाम जालियांवाला बाग मास्कर पड़ गया। ये जालियांवाला बाग के बाद क्या हुआ कि ये जो है पूरा देश में फैल गया। इसकी जो कहानी थी, जब ये घटना घटी, इस घटना के बारे में लोगों में पूरे देश में फैल गया। और नॉर्थ इंडिया में जगह जगह पे, गली गली में, नॉर्थ इंडिया में जगह जगह पे, गली गली में अब क्या होने लग गया, तो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होने लग गया। ब्रिटिश के अगेंस्ट में जालियांवाला बाग के बाद क्या होने लगा कि जालियांवाला बाग के बाद प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था। और इसके बाद क्या हुआ था कि जो जो पूरा जगह पर, देश देश में अलग अलग जगहों पे, हर एक पार्ट में जब प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ, तो जो पुलिस थे, जो गवर्नर ने ऑर्डर दे दिया कि जो भी सत्याग्रही है, सत्याग्रही यानी कि जो सत्याग्रह करने वाले लीडर्स है, सबको क्या किया जाए, सबको पकड़ करके लाया गया। गलियों में उसको क्या किया गया, घसीटा गया, गलियों में घसीटा गया। जमीन पे नाक रब नोज ऑन द ग्राउंड, जमीन पे नाक रगड़वाया गया, गलियों में घसीटा गया। और जो भी साहिब्स थे, साहिब्स को क्या किया गया, सैल्यूट करवाया जाता था कि जो भी साहिब है सबको सैल्यूट करो। और जो वहाँ के लोग थे उसको क्या करता कि पकड़ पकड़ के गलियों में घसीटा गया। जो गली थे, स्ट्रीट्स थे, उस स्ट्रीट्स में घसीटा गया। और जो नाक था, नाक को जमीन पर रगड़वाया गया, जो भी सत्याग्रही पकड़ाते थे उसको। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसको दबाने के लिए जो जालियांवाला बाग मास्कर्स के बाद जो था, जो जगह जगह पे रिवोल्ट होना शुरू हुआ, जो मूवमेंट होना शुरू हुआ, प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ, इसको दबाने के लिए ये सब काम किए गए। और जो लोग थे उसको पकड़ पकड़ के क्या कर दिया गया, कोड़े लगाए गए। जो कोड़ा बना के मारा जाता था, तो बहुत सारे लोगों को क्या किया गया, कोड़े मारे गए। तो ये पूरी घटना थी किसका, जालियांवाला बाग मास्कर का। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ कि जो जालियांवाला बाग था, जालियांवाला बाग के कारण जो है कि पूरा जगह जगह पे मूवमेंट होना शुरू हो गई है। और जब ब्रिटिश ने सबको क्या करना शुरू कर दिया है, जो अभी बताएं कि कोड़े लगाने लगा, नाक रगड़वाया गया, जमीन पे गलियों में घसीटा गया, सबको सलाम करवाया गया। तो इस सब के प्रभाव से क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था, उस सत्याग्रह मूवमेंट को क्या कर दिया, वापस ले लिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। हालांकि सत्याग्रह जो था ये एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था। जो सत्याग्रह था वो क्या था कि सत्याग्रह जो था एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, लेकिन ये मूवमेंट क्या था, ये शहरों तक ही लिमिट रह गया। जो सिटीज थे वो सिटीज तक ही, शहर तक ही लिमिट रह गया। ये क्या हुआ, ये जो कंट्री साइड में नहीं फैल पाया। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके साथ ही जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, क्या चल रहा था, खिलाफत। अब बात करते हैं कि जो वर्ल्ड वार हुआ, तो वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि ऑटोमन तुर्की खिलाफत मूवमेंट।
जो ऑटोमन तुर्की के जब क्या हुआ, ब्रिटिश के हाथों उसकी हार हुई, डिफीट, ऑटोमन तुर्की को डिफीट होने के बाद कि जो वहां का खलीफा था, क्या था, खलीफा। अब एक वर्ड आया खलीफा, ये खलीफा क्या होता है, तो खलीफा की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम, स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम। तो मुस्लिम का जो स्पिरिचुअल हेड होता है, यानी कि जो धार्मिक गुरु इसको हम बोल सकते हैं, जो धार्मिक हेड होता है, धार्मिक गुरु होता है, उसको बोलते थे खलीफा। तो जो तुर्की, जब ऑटोमन तुर्की का जो हार हो गया था, डिफीट हुआ था वर्ल्ड वार में, इसके बाद जो भी इसके राइट्स थे, इसके राइट्स से, इसके अधिकार से क्या कर दिया गया, इसको बेदखल कर दिया गया था। ब्रिटिश के द्वारा इसके राइट्स से, अधिकार से बेदखल किया गया और इसके क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो कि इंसल्ट किया गया था। इसके कारण जो मुस्लिम थे इंडिया का, इसके कारण जो मुस्लिम थे इंडिया का, ऐसे भी मुस्लिम एक कम्युनिटी होती जो है, तो वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं था बल्कि वहां पर भी था। तो ऑटोमन में, तुर्की में हुआ डिफीट, कहाँ हुआ, ऑटोमन तुर्की में, और उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, इंडियन मुस्लिम पे। पहले भी था और आज भी है। आज भी पाकिस्तान में कुछ होता है तो वहाँ प्रभाव पड़ता है इंडियन मुस्लिम पे, कहीं पर कोई भी प्रभाव होता है मतलब कि कहीं पे, तो ये मुस्लिम कम्युनिटी है, पूरा एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। और ये जब मुस्लिम की जो खलीफा था उसको क्या किया गया था कि जब डिफीट होने के बाद इंसल्ट किया गया था, उसको जो उसके राज्य से बेदखल कर दिया गया था। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस कंडीशन में जो इंडिया के मुस्लिम थे वो मतलब कि बहुत ही क्रोधित थे, पूरा जिसको बोलते हैं कि अंग्रेजों के प्रति खफा थे। और वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग भी अंग्रेजों के अगेंस्ट मूवमेंट चाहते थे, वो लोग भी उसके अगेंस्ट मूवमेंट शुरू कर दिया था, वो लोग भी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहते थे। इसमें से जो मुस्लिम कम्युनिटी जो था, दो भाई के लीडरशिप में सब क्या हो रहा था, जमा हो रहा था। और ये दोनों भाई का नाम क्या था, अली ब्रदर्स, अली ब्रदर्स। एक भाई का नाम था मोहम्मद अली, दूसरा भाई नाम था शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, शौकत अली। तो ये दोनों भाई लीडरशिप में मुस्लिम क्या हुआ था, मुस्लिम सब जमा हो रहे थे और प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही थी। तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली के लीडरशिप में ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या होता था, ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हुआ, मूवमेंट शुरू हुआ, जिसका नाम क्या था, खिलाफत मूवमेंट। तो दो लीडर कौन थे, तो जो लीडरशिप था मेन रूप से वो कौन था, तो लीडरशिप था मोहम्मद अली, शौकत अली, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग अली ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों भाई के लीडरशिप में सभी मुस्लिम जमा हुए और प्रोटेस्ट हुआ, मतलब कि मूवमेंट स्टार्ट हुआ अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि स्पिरिचुअल हेड जो था तुर्की में, ऑटोमन तुर्की का जो डिफीट हुआ था वर्ल्ड वार में, तो वर्ल्ड वार के बाद ऑटोमन तुर्की के डिफीट के बाद क्या था कि जो ब्रिटिश था उसको उसके राज से उसको बेदखल कर दिया, यानी कि उसके जो इंसल्ट किया गया, जो उसके साम्राज्य में जो था क्या हुआ, उससे बेदखल कर दिया गया। तो ये सब का आंसर क्या हो गया, ये सबको इंसल्ट को जो बेइज्जती हुई, ये सबको बर्दाश्त नहीं कर पाए मोहम्मद अली शौकत अली की लीडरशिप में। इंडिया में सब मुस्लिम क्या हुए, कि सब मुस्लिम पूरा एक जगह पे यूनाइट हुए, और यूनाइट होने के बाद क्या हुआ कि मूवमेंट कर दिए, इसका नाम क्या था, खिलाफत मूवमेंट। और ये खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ कि गांधी जी ने एक अपॉर्चुनिटी देखा कि नहीं, अभी मुस्लिम भी ब्रिटिश के अगेंस्ट है और हिंदू भी ब्रिटिश के अगेंस्ट है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाए कि ये इस खिलाफत मूवमेंट को बेस्ट अपॉर्चुनिटी बोला है। क्या बोला है महात्मा गांधी ने कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी माना क्यों, क्योंकि मुस्लिम भी अगेंस्ट था, हिंदू भी अगेंस्ट था। कहता है भाई दो आदमी है, अब एक का दुश्मन उसका दुश्मन है, अब दो दोस्त है, दो आदमी है, और यहाँ पे आदमी, इसका दुश्मन ये भी, इसका दुश्मन ये भी, तो क्या करता है कि दोनों मिल जाए भाई, दोनों का दुश्मन एक ही है। तो हमारे जो कंट्री में था मुस्लिम था, ये मुस्लिम है ये हिंदू है, और दोनों का दुश्मन कौन है, ब्रिटिश। तो ऐसे कंडीशन में महात्मा गांधी को बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगा कि जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, मुस्लिम और हिंदू को यूनाइट करने का। तो स्टार्टिंग से ही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाते आई है ब्रिटिश। तो ये डिवाइड एंड रूल नहीं, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी था दोनों को यूनाइट करने का और यूनाइट करके मूवमेंट करने का। तो ये दोनों इस तरह से क्या हुआ कि खिलाफत मूवमेंट का यूनाइट हो गया। लेकिन ये मूवमेंट क्या था कि लिमिट पार्ट में था, लेकिन इसको एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनाना चाहते थे। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, तो महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट लाया, नो कोऑपरेट, नॉन कोऑपरेशन का क्या हुआ, नो कोऑपरेट करने की। जो नॉन कोऑपरेशन की बात कही गई, तो अब अगला जो मूवमेंट पढ़ेंगे हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग नॉन कोऑपरेशन
मूवमेंट, किस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देश में फैला, उसका कंट्री साइड में क्या इफेक्ट रहा, उसके और जो हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पेक्ट पड़ा, उसे क्या क्या फायदा हुआ, कितना हद तक कितनी हद तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सफल हुआ, ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।